Replace function is used to return a string after replacing all occurrence of first argument with second argument. That means replace फंक्शन दो आर्गूमेंट रिसीव करेगा। एक आर्गूमेंट जो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे, इस लेटर को सर्च करेगा पूरे स्ट्रिंग में, और जहाँ जहाँ ये लेटर होगा उसकी जगह ये नया सेकेंड वाला जो आर्गूमेंट हम डालेंगे उस लेटर से उसको चेंज कर देगा। तो फिर एक नया स्ट्रिंग बन जाएगा, तो वो नया वाला स्ट्रिंग ये रिटर्न करेगा। तो रिप्लेस फंक्शन का काम क्या है, किसी भी स्ट्रिंग में पहले से जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर है वो हम लोग डालते हैं फर्स्ट आर्गूमेंट के रूप में, और सेकेंड आर्गूमेंट के रूप में डालेंगे वो कैरेक्टर जिससे हमको चेंज करना है। तो मान लो कि L को यहाँ पर चेंज करना है K से, तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ L होगा हर L चेंज हो जाएगा K से, और जो न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करेगा उसमें सारा L K बना रहेगा। अब ये देखो, पहले वाला जो स्ट्रिंग था ये था, और जब हम ये रिप्लेस कमांड का यूज़ करके और P को ओवरराइट किए तो फिर नया जो स्ट्रिंग बना वो ये बना, जिसमें L जो है वो चेंज हो गया K में। जितना L था सारा K में चेंज हो गया। आपके पास कोई ऐसा आइडिया है कि अगर हम सारा नहीं चेंज करना चाहते हैं, कोई एक को ही चेंज करना चाहते हैं, तो क्या रास्ता है हमारे पास? उसका एक ही रास्ता है, प्रोग्रामिंग करना होगा। यानी वी नीड टू राइट अ प्रोग्राम यूजिंग कैरेक्टर ऐड फंक्शन, और उससे एक एक लेटर लेके फिर हमको प्रोग्रामिंग के थ्रू चेक करना होगा कि वो L है तो उसको K करना है, और उसके बाद आगे का नहीं करना है। तो ये सब जो फंक्शन बना हुआ है, जो इसका प्री डिफाइंड काम है, उसको हम लोग हेल्प ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन इस सब से अलग हटके कुछ और चाहिए, देन हम लोगों को क्या करना होगा, उसके लिए प्रोग्राम करना होगा, जिसमें हम इन फंक्शंस की मदद तो ले सकते हैं और फिर उसके बाद हम उसका प्रोग्रामिंग करेंगे। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं, जो हमारे दिमाग में ख्याल आएगा हम वो सारा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसमें। लेकिन जो फंक्शन पहले से लाइब्रेरी में डिफाइंड है उससे उतना ही किया जा सकता है जितना उसका फंक्शंस पहले से डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है सब स्ट्रिंग फंक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सब स्ट्रिंग फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग का एक पार्ट रिटर्न करता है। किसी भी स्ट्रिंग का एक पार्ट रिटर्न करने का मीनिंग क्या हुआ कि अगर मान लो कि एक बड़ा सा सेंटेंस है और उसमें से फर्स्ट वर्ड निकालना है, फर्स्ट लेटर नहीं, फर्स्ट वर्ड, या फिर सेकंड वर्ड निकालना है, या फिर लास्ट वर्ड निकालना है, तो इसको हम सब स्ट्रिंग फंक्शंस के थ्रू निकाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, स्ट्रिंग का एक पार्ट हम लोग निकालते हैं। याद है कि कैरेक्टर ऐड फंक्शन से स्ट्रिंग में से एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, यानी एक कैरेक्टर हम उसमें से किसी भी स्ट्रिंग में से किसी भी पोजीशन से निकाल सकते हैं। लेकिन सब स्ट्रिंग का काम क्या है, एक सेट ऑफ कैरेक्टर, यानी उस स्ट्रिंग का एक पार्ट हम निकाल सकते हैं। तब तो हमको देना पड़ेगा दो चीज़, कि किस इंडेक्स नंबर से लेके किस इंडेक्स नंबर तक का वैल्यू हमको निकालना है। तो रिटर्न से पार्ट ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड, ये देखो स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर टू स्पेसिफाइड एंडिंग इंडेक्स नंबर, और इस एंडिंग इंडेक्स नंबर में -1 जरूर याद रखोगे। हम जो इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करेंगे स्टार्टिंग और एंडिंग का, तो स्टार्टिंग को इंक्लूड करेगा और एंडिंग वाले से एक कम तक वो एक्सट्रैक्ट करेगा। अब थोड़ा देखो इस एग्जांपल में, स्ट्रिंग p इक्वल्स टू हेलो,
ये स्ट्रिंग में रखा हुआ है। सेकेंड लाइन स्ट्रिंग q इक्वल्स टू p डॉट सब स्ट्रिंग 1,4। तो ये कहां से कहां तक कैरेक्टर लेगा? इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट तो करेगा, और 1 से स्टार्ट करके इंडेक्स नंबर कितना तक लेगा? 3 तक, एक कम, यानी ये 4 नहीं लेगा बल्कि 3 तक लेगा। यानी स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर जो हम दिए हैं वहीं से शुरू करेगा, लेकिन लास्ट इंडेक्स नंबर जो हम दिए हैं उससे एक पहले तक एक्सेप्ट करेगा वो। तो 1 से लेके 3 तक रिटर्न करेगा। अब इसमें काउंट कर लो कि इंडेक्स नंबर 1 कहाँ है? ई पे है, 0 पे h है, ई पे 1 आ गया, तो 1 ई ले लिया, 2 एल ले लिया, और 3 सेकेंड वाला एल ले लिया। तो ई, एल और एल, यानी जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा क्यू में आएगा, जो नया स्ट्रिंग, वो नया स्ट्रिंग ई एल एल आएगा, जो कि हेलो का एक सब स्ट्रिंग है। हेलो एक स्ट्रिंग है तो ये उसका एक पार्ट है, तो इसलिए उसको उसका सब स्ट्रिंग बोलते हैं। तो सब स्ट्रिंग फंक्शन से हम स्ट्रिंग के किसी भी पोजीशन से, स्टार्टिंग से, लास्ट से या बीच से, हम जितना चाहें उतना कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके किसी दूसरे वेरिएबल में रख सकते हैं। जैसे ऊपर इंडेक्स ऑफ फंक्शन को हम लोग देखे थे कि हम उसका ओवरलोडेड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सब स्ट्रिंग का भी ओवरलोडेड मेथड है। इसको 2 पैरामीटर की जगह सिंगल पैरामीटर से भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया है। सिंगल पैरामीटर में क्या होगा ये देखो, डिस्क्रिप्शन में यहाँ दिया हुआ है। इफ़ वी ओमिट द एंडिंग इंडेक्स देन रिटर्न्स अप टू द लास्ट ऑफ द स्ट्रिंग। अगर एंडिंग इंडेक्स नहीं डालते हैं तो वो क्या करेगा? एंडिंग इंडेक्स को अपने आप मान लेगा स्ट्रिंग का लेंथ। तो स्ट्रिंग का लेंथ तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर होता है, तो उससे एक कम तक, यानी टोटल स्ट्रिंग दिखा देगा। जैसे यहाँ देखो p डॉट सब स्ट्रिंग, सिर्फ एक पैरामीटर डाला है 1, तो जब ये एक पैरामीटर डालेगा तो इसको स्टार्टिंग मानेगा। ठीक है, जावा कंपाइलर सब स्ट्रिंग के एक पैरामीटर को ये मानेगा कि ये स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर है, तो 1 से स्टार्ट तो करेगा ई से, एंडिंग कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो लास्ट कैरेक्टर तक पूरा ई एल एल ओ पूरा डिस्प्ले कर देगा। तो ये 2 तरीके से हम लोग सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं। एक तो स्टार्टिंग और लास्ट दोनों इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करके, अगर बीच का पार्ट निकालना है तो, और नहीं एकदम अंतिम तक लेना है तो एक पैरामीटर से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं सब स्ट्रिंग फंक्शन का। ठीक है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड सब स्ट्रिंग के बारे में? सबको समझ में आया या कहीं कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। चलिए नेक्स्ट है स्टार्ट्स विथ एंड एंड्स विथ। ये दोनों फंक्शन का रिटर्न टाइप बुलियन होता है, ट्रू फॉल्स में रिटर्न करता है, स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ। ये जो स्टार्ट्स विथ है ये प्रीफिक्स चेक करने के लिए इसका मेनली इस्तेमाल है। ये क्या चेक करेगा कि किसी भी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में कोई पर्टिकुलर लेटर या स्ट्रिंग है या नहीं। ये प्रीफिक्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स सब लोग पढ़े होंगे, और नहीं कहीं तुम इंग्लिश में तो पढ़े ही होंगे ग्रामर में। तो प्रीफिक्स और सफिक्स में ये स्टार्ट्स विथ प्रीफिक्स रिटर्न करेगा और एंड्स विथ उसका सफिक्स, चेक करके बताएगा है या नहीं, ट्रू या फॉल्स के रूप में। अभी जैसे देखो स्ट्रिंग p इक्वल्स टू हेलो, इसको स्टोर करने के लिए हम लोग बूलियन टाइप का वेरिएबल लिए हैं। वो इसलिए क्योंकि ये तो ट्रू फॉल्स में रिटर्न करेगा, तो बूलियन टाइप के वेरिएबल में ही स्टोर कर सकते हैं इसके रिजल्ट को। p डॉट स्टार्ट्स विथ और ब्रैकेट में HE डाल दिए, तो चेक करेगा कि P में जो स्ट्रिंग है उसके बिगिनिंग में क्या HE है,
और अगर हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होता तो फॉल्स रिटर्न करता। सिंपल सा वर्क है इसका। और इसी तरह से एंड्स विथ, ये क्या करेगा, लास्ट में चेक करेगा। यहां देखो p डॉट एंड्स विथ LO। अब अगर स्ट्रिंग अंत में LO से टर्मिनेट हो रहा है, लास्ट में LO है, तो ये ट्रू रिटर्न कर दिया। और अगर कुछ और होता तो फॉल्स रिटर्न करता। तो ये दोनों फंक्शन स्टार्ट्स विथ एंड एंड्स विथ ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में रिटर्न करता है, ये चेक करके कि किसी भी स्ट्रिंग के बिगिनिंग में कोई लेटर या स्ट्रिंग है या नहीं है, और एंड्स विथ लास्ट में है या नहीं है। ओके, ये भी बहुत इजी था। नेक्स्ट, अब एक और फंक्शन बचा इसके बाद, वैल्यू ऑफ। वैल्यू ऑफ फंक्शन रैपर क्लास में हम लोग लगभग सारे रैपर क्लासेस में देखे थे। वैल्यू ऑफ फंक्शन था, इंटीजर के साथ यूज करते थे इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, फ्लोट के साथ भी यूज करते थे फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ, डबल के साथ भी यूज करते थे डबल डॉट वैल्यू ऑफ। अब तुम लोगों को याद है ना कि वहाँ पर वैल्यू ऑफ का क्या काम था। जैसे इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ का क्या वर्क था, ये किसको किसको याद है जो लोग लाइब्रेरी क्लासेस हाल में ही पढ़े हो? इंटीजर में बदल देता था वैल्यू ऑफ। और फ्लोट के साथ अगर हम वैल्यू ऑफ यूज़ करते थे तो फ्लोट में बदल देते। हाँ, वेरी गुड। यानी जिस रैपर क्लास के साथ हम वैल्यू ऑफ का यूज़ करते थे, उसी रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में वो चेंज कर देता था। इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ इंटीजर में, फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ फ्लोट में, डबल डॉट वैल्यू ऑफ डबल में। तो यहाँ स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो एक याद रखना काफ़ी आसान है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन को जिस क्लास के साथ हम कॉल करेंगे, वो पैरामीटर वाले डेटा को उसी क्लास में कन्वर्ट कर देगा। यानी इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, और ऐसे ही स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो कैसे, जैसे यहाँ पर देखो इंट टाइप का एक वेरिएबल लिया है i, तो ये तो प्रिमिटिव वेरिएबल लिया। अब एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया p और लिखा कि p इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ i। तो ये क्या हुआ, i जो है 123, वो 123 एक स्ट्रिंग बन के p में स्टोर हो गया। तो डेटा टाइप चेंज कर दिया, ये इंटीजर से बना दिया स्ट्रिंग। ये काम वैल्यू ऑफ का है। इसका काम किसी भी डेटा टाइप को, यहाँ लिखा हुआ है ना ऑल डेटा टाइप, इवन कि अगर स्ट्रिंग बफर टाइप का भी अगर हम ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं तो उसको भी ये कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। ये किसी को भी स्ट्रिंग डेटा टाइप में चेंज करता है, किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप को, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट, जो भी है ब्रैकेट में डालेंगे वो उसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, और फिर स्ट्रिंग वेरिएबल में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। ये काम हो गया वैल्यू ऑफ का। हालांकि इस काम को करने के लिए एक फंक्शन और भी हम लोग पढ़े हैं कल ही। क्या नाम था उस फंक्शन का? टू स्ट्रिंग। गुड। तो टू स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू हम कन्वर्ट कर दिए थे स्ट्रिंग को, तो हम इसकी जगह उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखना है कि ये जो इस पूरे में, एक तुम लोग गेस किए कि नहीं, इस पूरे में यही दो फंक्शन है जो स्टैटिक के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। गेस किए हो? ये जो वैल्यू ऑफ है, इसको देखो हम किसके साथ यूज़ किए हैं, स्ट्रिंग डॉट। और किसी भी फंक्शन को हम स्ट्रिंग डॉट में नहीं यूज़ किए हैं। थोड़ा इंट्स विथ को देखो, इंट्स विथ को p के साथ यूज़ किए हैं। p क्या है? स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, श्लोक, p क्या है मालूम है ना? क्या सर? p जो है
वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है? वेरिएबल। स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। तो जैसे हम p के साथ डॉट इंड्स विथ लगाते हैं, तो i भी तो यहाँ वेरिएबल है, i के साथ भी डॉट इंड्स विथ लगा सकते हैं क्या? नो सर, प्रिमिटिव है आई। इंटीजर हाँ। टाइप का, इंटीजर प्रिमिटिव होता है। हाँ तो और इस स्ट्रिंग टाइप प्रिमिटिव नहीं होता, इसलिए ऐसे कॉल कर सकते हैं। हाँ तो इस बात को याद रखना, स्ट्रिंग टाइप का जो p है, तुम बोल दे रहे हो कि स्ट्रिंग p स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है, लेकिन और करेक्ट फॉर्म में इसको बोलोगे कि ये स्ट्रिंग टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास में है। तो क्लास टाइप का जो वेरिएबल बनता है उसको ऑब्जेक्ट से ही रेफर किया जाता है। तो स्ट्रिंग p स्ट्रिंग वेरिएबल बोल सकते हो, लेकिन नेचर से वो क्या है, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। तो सारे फंक्शंस जितने भी हम लोग पढ़े हैं सब ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया गया है। देख रहे हो p डॉट, यहाँ भी स्टार्ट्स विथ p डॉट स्टार्ट्स विथ, आगे बढ़ो, सब स्ट्रिंग को भी कॉल किए हैं तो p डॉट, कहीं नहीं लिखे हैं स्ट्रिंग डॉट, यानी क्लास नेम के साथ नहीं कॉल किया गया है, क्योंकि ये सारा लाइब्रेरी में नॉन स्टैटिक डिक्लेयर्ड फंक्शन सब है। लेकिन वैल्यू ऑफ, देखो इसको हम लोग इस्तेमाल किए हैं क्लास नेम से, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और आगे जो टू स्ट्रिंग पढ़े थे कल, वो फंक्शन भी हम लोग यूज़ किए थे, देख लो ये वाला पार्ट, यहाँ भी हम लोग यूज़ किए थे स्ट्रिंग डॉट, यानी यहाँ भी क्लास का नाम यूज़ किए थे। तो ये दोनों फंक्शन कैसे यूज हो रहा है, क्लास नेम से भी यूज़ किया जा सकता है, टू स्ट्रिंग और वैल्यू ऑफ, क्योंकि ये दोनों स्टैटिक डिक्लेयर्ड है। बाकी का सारा फंक्शंस आपका नॉन स्टैटिक है, यानी उसमें से किसी को भी कॉल करने के लिए पहले स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो इम्प्लिसिट तरीके से वैसे ही बनेगा जैसे वेरिएबल बनता है, और हम उसका यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस ख़त्म। अब नेक्स्ट इसके प्रोग्रामिंग पे डिस्कशन हम लोग पूजा बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। सर छुट्टी 9वीं 10वीं 10वीं को भी छुट्टी चाहिए? नहीं सर, पढ़ाई 10वीं को पढ़ाई है सर। हाँ 10वीं पर हो, अष्टमी नवमी छुट्टी में रहो। ठीक है, अष्टमी नवमी छुट्टी रहो, उसके बाद तो छुट्टी ही दे देंगे। स्ट्रिंग का प्रोग्रामिंग पढ़ाने के बाद तो प्रैक्टिस ही करना है तुम लोगों को। तो